ओके चलो वेलकम बैक दोस्तों, नए लेक्चर में आपका स्वागत है। अब हम सीखने वाले हैं हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल, यस मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो हम सोच रहे हैं कि ये वीडियो शायद यूट्यूब पे भी आएगा। जो रेगुलर से लेक्चर में देख रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो मुझे, तो हमारे एप्लीकेशन पे सारे उसी के लेक्चर्स अवेलेबल है और इसी अच्छी तरह से हमने ब्रेन मैपिंग सेशन है जो आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे मिलेगा करके, राइट बेटा। आपको अभी हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, और वो सिर्फ हम लोग कहते हैं ना कि बुकिश ही ज्ञान न रखते हुए कैसे ये प्रैक्टिकल चीज आप लाइफ के हर जगह देखोगे, और जहां पे ये 14 प्रिंसिपल आपको मिलेंगे ना, वहां पे सक्सेस रेशो उस बिजनेस का डेफिनेटली ज्यादा रहेगा। तो अगर सक्सेस जिस बिजनेस का आपको अच्छा दिख रहा है, मतलब वो कुछ तो अलग कर रहे होगे। मतलब मैं अच्छा कर रहा हूं और मेरा कॉम्पिटिटर अच्छा नहीं कर रहा है, या फिर मेरा कॉम्पिटिटर अच्छा कर रहा है और मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं, तो हम दोनों में मेहनत तो हम सेम ले रहे हैं। किस चीज की कमी रहेगी? शायद हमको मैनेजमेंट नहीं करते आ रहा है चीजों का। तो ये अगर आप कोई भी बिजनेस करो या आप कोई भी चीज को कभी भी आपको प्रॉपर तरीके से अगर सक्सेस पाना है, तो आपको कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल समझना बहुत जरूरी है। सर तो हमें क्या एमबीए ही करना पड़ेगा क्या राजा इसके लिए? डेफिनेटली नहीं। आप लोग अगर ये भी 12th का इतना चैप्टर अगर परफेक्ट करते हो, तो सर मैं आपको कहूं कि आप बाद में जैसे कि एमबीए कर लो, आप बीबीए करो, बीकॉम करो, कहीं ना कहीं पे ये 14 प्रिंसिपल आपको हमेशा दिखेगा। तो आज के लेक्चर में हमें इतना अच्छे से करना है कि 12th का तो हो ही पढ़ाई, लेकिन आगे फ्यूचर में जब जब हेनरी फ्योल और 14 प्रिंसिपल आए, तब हमें ये सारी चीजें समझनी चाहिए बेटा। चलो ध्यान दो यहां पे। पहले तो स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है क्या, हेनरी फ्योल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोला? हेनरी फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। अब सबसे पहले ना मैं आपको यह बताऊं कि उनके प्रिंसिपल्स, और सिंपल सा रूल है कि जिस बंदे का हम इतना इंपॉर्टेंट चीज, इतने इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, तो पहले कुछ मिनट दे दिए जाए वो समझने के लिए कि वो कौन थे, वो कहां से आए, उन्होंने क्या काम किया, राइट। तो एग्जाम में अगर आपको 10 मार्क का क्वेश्चन आता है कि राइट 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल्स, राइट, तो आपको पहले 3 पॉइंट या 4 पॉइंट हेनरी फ्योल कौन थे ये लिखा, तो डेफिनेटली अच्छा इंप्रेशन रहेगा। चलो पे अटेंशन बेटा, ध्यान दो यहां पे क्या कहा है। हेनरी फ्योल, ये 3 लाइन पे ध्यान देना है। Henry Fayol was a French mining engineer who turned a leading industrialist and successful manager। तो कौन थे वो? इंजीनियर थे। कौन से इंजीनियर थे? फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। फिर वो क्या हुए? सक्सेसफुल मैनेजर में कन्वर्ट हुए। He started his career as mining engineer in French mining company and rose to position of chief managerial डायरेक्टर। सही। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि पहले कैसे उन्होंने करियर स्टार्ट किया और कहां तक पहुंचे करके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए। आफ्टर कंडक्टिंग मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, क्या बोला है? आफ्टर कंडक्टिंग मेनी एक्सपेरिमेंट, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन किए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में। फ्योल प्रपोज 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच आर एक्सप्लेन इन हिज फेमस बुक। अब ये नाम याद रखो बेटा, बुक्स का नाम क्या है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोला? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, GNIA। याद रखना है क्या नाम है हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल का। मैच द पेयर्स में आ सकता है आपको, इसीलिए बोलो क्या, अगर एक तरफ आपको नाम दिया है हेनरी फ्योल, तो दूसरी तरफ उनके बुक का नाम क्या रहेगा? जनरल एंड व्हाट? इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। यस बेटा। आगे, ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट ही इज कॉल्ड डैश डैश। ये दूसरा वर्ड इंपॉर्टेंट है। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो दूसरा एमसीक्यू, उनका बुक का नाम क्या था बेटा? जनरल एंड व्हाट? इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड दिस सेकंड पॉइंट कि उन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, राइट। ओके। Fayol suggests कितने प्रिंसिपल? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस स्टेटमेंट सर्व अ गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट एक्शन। तो भाई ये क्यों प्रिंसिपल? पहले तो आप कभी भी अगर कोई मैनेजमेंट डिसीजन ले रहे हो, तो ये गाइडलाइन की तरह आपको सपोर्ट करेगा। अब आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, इतना जो मैंने पढ़ा ना, उस पर जनरल डिस्कशन होना जरूरी है। मैं आपको कहूंगा सर ये जो हेनरी फ्योल दिख रहे हैं ना, हो सकता है इन्होंने 1000 प्रिंसिपल बनाए हो। क्या 1000? मतलब जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो 1000 अलग अलग उनको हजारों चीजें समझी रहेगी कि इससे ये चीज अच्छी हो रही है, इससे वो अच्छी हो रही है। लेकिन बेटा तुमने मेरे प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने समझाया था, प्रिंसिपल्स मतलब क्या? जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। तो उन्होंने 1000 से
कुछ बेसिक चीजों पे, मतलब वो किस पे है, 1000 में से टॉप 14 पे आए रहेंगे। 1000 एक बोलता ना कि इमेजिनरी नंबर लिया है फॉर एग्जांपल के लिए, लेकिन वो 14 प्रिंसिपल मतलब इन्होंने कुछ भी कचरा नहीं रखा है, जो भी है वो टू द पॉइंट और परफेक्ट चीज है। इसीलिए हर एक प्रिंसिपल हमें समझना बहुत जरूरी है। और जैसे कि हम रेगुलर लेक्चर में इन डिटेल पढ़ते हैं और रिविजन में मैं आपका लर्निंग करा के देता हूं, तो उसी तरह अभी हम आगे बढ़ने वाले। चलो बेटा पे अटेंशन। पहला प्रिंसिपल क्या है, देखो आपको ये 14 प्रिंसिपल दिखेगा और जैसे ये 14 प्रिंसिपल दिखते ना हमको लगता है सर इतने सारे याद रहेंगे। याद क्या, तेरे को अंदर की चीज भी याद रहेगी, समझेगी तो आपको अंदर का जो भी मतलब उसका एक्सप्लेनेशन भी याद रहेगा और आपको पॉइंट के सारे पॉइंट्स भी याद रहेंगे। जिम्मेदारी मेरे पे है, ध्यान देने की जिम्मेदारी आप पे है, पढ़ाने की मेरे पे है, तो आपका कंसंट्रेशन रखिए, हर चीज आपको समझेगी। 14 प्रिंसिपल है, सबसे पहले प्रिंसिपल पे जाते हैं। नाम देखो बेटा क्या है, डिवीजन ऑफ व्हाट, वर्क। क्या नाम दिया है, डिवीजन ऑफ वर्क। कैसे पढ़ोगे, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। आपको एक बात बताता हूं, चलो पे अटेंशन। अब हर चीज हम ना इमेज से देखेंगे तो क्या होता है, हमारे दिमाग में वो लॉन्ग टर्म रहेगा और समझेगा भी। बेटा मैं तुझे एक बात कहूं कि काम अगर डिवाइड करते हैं तो वो आसान हो जाता है। यस सर, जिस बंदे के पास पर्टिकुलर काम जाता है वो उस पर मेहनत करके उतना एक्सपर्टाइज हो जाएगा उसमें। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि कुछ कामों को 3 लोगों को दे दिया और डिवाइड कर दिया। यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं और मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा जिससे तुम्हारा पूरा डाउट खत्म हो जाएगा। ये कौन है सर, महेंद्र सिंह धोनी। सर ये क्या करते हैं, ये बैटिंग और विकेट कीपिंग करते हैं, तो इन्होंने कभी बॉलिंग पे ज्यादा फोकस नहीं किया। इनका काम क्या है भाई, बैटिंग प्रॉपर करो और विकेट कीपिंग प्रॉपर करो। तो ये क्या किया, एक क्रिकेट टीम में मैंने काम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया प्रॉपर। फिर ये कौन है सर, मलिंगा जी। ये क्या करते हैं, यॉर्कर किंग, बॉलर। तो ये हमेशा ना नेट प्रैक्टिस में किस पे फोकस करेंगे, बॉलिंग पे। तो क्रिकेट टीम ने क्या किया, डिवीजन ऑफ वर्क, बॉलिंग का काम किसे सौंप दिया, मलिंगा जी को। फिर सर ये कौन है, जड्डू। यस सर, जडेजा। अब ये क्या, ऑलराउंडर है, ये दोनों चीजें करेंगे। तो हर टीम में कुछ बॉलर होते हैं, कुछ बैट्समैन होते हैं, कुछ ऑलराउंडर होते हैं। तो ये क्या हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क। अगर आप प्रॉपर वर्क को डिवाइड करोगे, इसीलिए तो देखो टीम का जीतना, वर्ल्ड कप जीतना किस पे डिपेंड होता है कि तुम्हारी टीम कितने प्रॉपर, मतलब तुम्हारी टीम में ऑलराउंडर कितने हैं, प्रॉपर बैट्समैन कितने और प्रॉपर बॉलर कितने हैं, राइट। तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हुआ था हेनरी फ्यूल का, डिवीजन ऑफ वर्क। बेटा समझ रहा है, अब हम पढ़ेंगे तो ऐसे ही मैं तुझे पहले उसका मतलब बताऊंगा ताकि तुम्हें इंटरेस्ट क्रिएट हो और वही चीज वहां पे दी रहेगी। चलो बेटा ध्यान दो, भी हम टेक्स्ट बुक में से पढ़ लेते हैं क्या दिया है, तो पे अटेंशन। ओके, according to this principle the work is divided into different kind and as such as technical, financial, commercial, security, operational, accounting and managerial। क्या कहा है, इस प्रिंसिपल के हिसाब से वर्क को कैसे डिवाइड कर देना चाहिए, अलग अलग पॉइंट पे। जैसे टेक्निकल वालों का काम टेक्निकल वालों के पास, फिनेंस वालों का काम फॉर एग्जांपल अलग, जो फिनेंस में नॉलेज रखते हैं उनके पास, कमर्शियल एक्टिविटी अलग, सिक्योरिटी वाला अलग, अकाउंटिंग अलग, मैनेजमेंट अलग। इट इज असाइन टू एम्प्लॉय एज पर देयर क्वालिटी एंड कैपेबिलिटीज। यस सर, अगर मैं सीए हूं और मैंने जिंदगी में आर्टिकलशिप की ना, मेरे को ऑडिट का ए भी नहीं पता, पढ़ा था लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं पता, लेकिन मैं टैक्स में बहुत भारी हूं, तो मुझे क्या काम दिया जाएगा, मुझे टैक्सेशन का काम दिया जाएगा, राइट। अगर मैं क्रिकेटर हूं, राइट, मैंने जिंदगी में कभी बैट को हाथ नहीं लगा लेकिन बॉलिंग बहुत भारी की, तो मुझे क्या काम दिया जाएगा, बॉलिंग का काम दिया जाएगा एज पर माय व्हाट, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। दूसरा पॉइंट हुआ, यस सर। ये इससे क्या होगा, अब देखो 2 पॉइंट समझो क्या था, अब हमें यह समझना है कि तीसरा पॉइंट एग्जाम में कैसे याद आएगा। पहले 2 पॉइंट लिखने के, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क क्या था, अभी आगे किससे फायदा क्या, देखो इट हेल्प इन इंप्रूविंग इफिशियंसी। भाई क्यों जरूरी है, क्योंकि इफिशियंसी बढ़ता है एंड एक्सपर्टीज बढ़ता है, किसका, इंप्लॉइज का, विच अल्टीमेटली टर्न इनटू एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी लेवल। और अगर बंदा उसी के काम पे पूरा फोकस करेगा तो डेफिनेटली उसका प्रोडक्टिविटी लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बेटा। तो आपको मलिंगा जी का तो पता होगा कि घर में सॉक्स शूज रख के वो जब प्रैक्टिस करते थे तो बराबर यॉर्कर मतलब हजारों गेंदे उन्होंने डाली है। तो ये क्या हुआ, उनके काम में उन्हें एक्सपर्टाइज बनाया। पहला प्रिंसिपल याद रहेगा तुझे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से, यस सर, क्या था, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, खत्म। समझा सर आपको, तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है बेटा। चलो अभी सेकंड प्रिंसिपल पे हम जाते हैं। क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर आपको दिख रहा है क्या, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान दीजिए यहां पे, ये देखो अथॉरिटी मतलब क्या कि मैं लीड कर रहा हूं,
मुझे अथॉरिटी दे दी तो मेरे सब चीजें क्या करेंगे, फॉलो करेंगे लोग। चलो क्रिकेट टीम का ही एग्जांपल ले वापस एक बार। हाँ सर लो ना, अभी अगर क्रिकेट का एग्जांपल जिन्हें समझता अच्छी बात है, जिन्हें नहीं भी क्रिकेट देखता है तो भी मेरे एग्जांपल तो समझेगा ही। हम कुछ क्रिकेट का यहाँ पे बात नहीं करने वाले, लेकिन आपको बेसिक चीज तो समझ ही जाएगी। विराट कोहली, राइट, पे अटेंशन, मैं आपको ना एक ड्रॉ करके बताता हूं ताकि चीजें सीधा दिमाग में घुस जाए, लॉन्ग टर्म दिमाग से निकले ना, राइट। ये अगर मेरा क्रिकेट टीम है तो ये विराट कोहली है। क्या विराट कोहली को अथॉरिटी, मतलब अगर वो फील्ड पे जो भी बातें कहेगा क्रिकेट फील्ड पे, सब लोग उनका कहना मानेंगे क्या? यस सर। क्यों? क्योंकि अथॉराइज्ड पर्सन है। विराट कोहली अगर कहेगा कि नहीं मुझे बॉलिंग जड्डू को देनी, तो जड्डू को ही दो। नहीं मुझे बॉलिंग अभी ना इसको देनी, किसको, अपने बुमराह को, तो बुमराह को ही दो। तो ये क्या हुआ, डिसीजन मेकर हुआ। तो आपका डिवीजन होना चाहिए किसका, अथॉरिटी का। तो अगर फील्ड पे सारे कैप्टन रहे तो जैसे अपन गली क्रिकेट में करते, नहीं मेरे को बॉलिंग दे, बोलता नहीं उसको दे, फिर तो हो गया क्रिकेट टीम का। नहीं इतना बेटा, तो एक प्रिंसिपल वहां पे भी अप्लाई हो गया, डिवीजन ऑफ व्हाट, अथॉरिटी। तो एक अथॉराइज पर दिया और दूसरा उन पे क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगा। तो बहुत बार अच्छा मैच जीते तो तारीफ भी होती है और गलत हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, गालियां भी मिलती है बेटा। तो इसीलिए ये जो अथॉरिटी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों क्या चलेंगे, साइड बाय साइड चलेंगे। याद है? अभी समझा तुझे, तुम्हें इतना, अब हम पढ़ेंगे आगे। यस चलो बेटा हम पढ़ते हैं। क्या है, पे अटेंशन। क्या कहा है सर, देखो, अथॉरिटी इज राइट टू टेक डिसीजन। क्या विराट कोहली सर डिसीजन ले सकते हैं? हाँ सर राइट है, क्योंकि किसे टीम में लेना है, किन्हें नहीं लेना, किसे बॉलिंग देना है, किसे फील्डिंग पे कहाँ रखना है, ये राइट है। तो पहला पॉइंट समझा, अथॉरिटी इज राइट टू टेक एक्शन, इट इज डिसीजन, इट इज नेसेसरी टू गेट थिंग डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। ये क्यों अथॉरिटी जरूरी है? क्योंकि आपको इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, टू गेट थिंग डन, काम करवा लेना, किससे, अप्रोप्रिएट सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब अपने जो अपने से नीचे वाले लोग हैं ना, ये देखो ये बॉस हो गया और ये सबऑर्डिनेट्स हो गया, तो इनसे अगर काम करवाना है तो इसलिए आपको अथॉरिटी की जरूरत है। ओके, अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने कहा था कि अथॉरिटी आपको सीधा नहीं दिया जाएगा, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। इफ द मैनेजर इज गिवन द अथॉरिटी टू कंप्लीट द टास्क विद इन अ गिवन टाइम, ही शुड हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ इट डज नॉट कंप्लीट द वर्क इन गिवन टाइम। अगर किसी मैनेजर को कोई काम पर्टिकुलर वक्त में ही खत्म करने को कहा, तो अगर उसने नहीं किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसका रहेगा, मैनेजर का ही रहेगा बेटा। मैनेजर शुड हैव प्रॉपर अथॉरिटी टू टेक मैनेजरियल डिसीजन ऑन हिज ओन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, इन रिस्पेक्ट टू द गोल। तो भाई जो गोल उससे अचीव करना है उसके हिसाब से मैनेजर ने क्या लेना चाहिए बेटा, डिसीजन लेना चाहिए। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा बेटा, क्या कि आपको अगर आपसे आपके सबऑर्डिनेट से प्रॉपर काम करवाना है तो आपके पास अथॉरिटी होना जरूरी है। तीसरा छोटा सा एग्जांपल देके मैं बात को खत्म करता हूं। आप जब स्कूल में थे ना, याद है कितने हसीन दिन होते थे ना वो, यस। तो आप जब स्कूल में थे तो आपको मॉनिटर बना दिया जाता था। अब सब बच्चे अपने ही एज के, लेकिन फिर भी लोग आपका क्यों सुनते थे, क्योंकि टीचर ने आपको मॉनिटर अपॉइंट किया है, अथॉरिटी। लेकिन साथ में टीचर ने यह भी कहा था कि अपने दोस्तों को छोड़ मत देना, राइट, वो आवाज करेंगे तुम दुश्मनों के नाम पहले लिखोगे, ऐसा चलेगा क्या? नहीं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि पूरा क्लास सबके साथ इक्वल ध्यान दो, किसी को मार मत देना बाबा। तो ये क्या था, अथॉरिटी के साथ आपको क्या दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सर आपको 2 पॉइंट समझ गए? यस। पहला कौन सा प्रिंसिपल था, डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा कौन सा प्रिंसिपल है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग जा रहे हैं, क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। क्या है सर, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। आपको दिख रहा है? चलो सर एज यूजुअल जो हम पढ़ते हैं वैसे हम करते, वैसे हम पढ़ेंगे अभी भी। डिसिप्लिन, इमेज याद रखना, तीसरा पॉइंट पर है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या? अगर मैं डिसिप्लिन जब जब नाम लेता हूं तो मुझे एक तो डेफिनेटली एक चीज याद आती है, क्या, अपने इंडियन आर्मी, क्या कोई भी आर्मी हो जाए, जितना डिसिप्लिन वहां पे है ना, कि सुबह जिस टाइम पे उठना है उसी टाइम पे उठेंगे, उनका प्रॉपर ट्रेनिंग लेना, सारी चीजें करना, राइट। तो ये क्या हो गया, वो जहां पे डिसिप्लिन है ना वहां पे सक्सेस डेफिनेटली रहता है। आप अपने पढ़ाई में भी देख लो, आपको अगर सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के पढ़ने बैठना है, अगर 1 साल पूरा पढ़ा तो डेफिनेटली 12वीं में आप 95% आराम से लाओगे। इट डजंट मैटर आपके 10वीं 11वीं में कितने मार्क्स से आप कितने होशियार हो। क्यों? प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, क्या, डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं है, मैनेजमेंट को रखना है तो क्या, देखो ये आंटी दिखी डरावनी, ये मारेगी पकड़ के, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि डिसिप्लिन के लिए, कंट्रोल रखने के लिए कोई बॉस भी चाहिए कभी कभी, समझ में आ रहा है? तो पनिशमेंट भी दो अगर गलत हो रहा है तो। इसीलिए हेनरी फ्यूल सर का तीसरा प्रिंसिपल क्या है, याद रखना, इट इज डिसिप्लिन।
यस सर, ओके चलो अब हम पढ़ लेते हैं क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू व्हाट फ्यूल, याद रखना डिसिप्लिन इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे जरूरी बात है। तो पहला पॉइंट तो आपने लिख दिया कि डिसिप्लिन इज व्हाट मोस्ट इसेंशियल थिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉइज मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल दैट गवर्न द ऑर्गेनाइजेशन, हर एम्प्लॉय ने जितने भी रूल ऑर्गेनाइजेशन ने बना के रखे हैं उन्हें ओबे मतलब उनको फॉलो करना है और उन रूल को क्या करना है, रिस्पेक्ट देनी है। डिसिप्लिन हेल्प टू अचीव द गोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब चौथा पॉइंट लिखोगे भाई क्या फायदा होता है डिसिप्लिन से, तो डिसिप्लिन की वजह से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप and this must be clear understanding between the management and worker regulating the organization's rules। yes, और ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वर्कर को अपने काम पता होना चाहिए, लीडर को अपना काम, अपनी लेवल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, राइट। तो ये आपका कोई भी काम सक्सेसफुल हो पाएगा। बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और बेसिक डिसिप्लिन तो चाहिए ही, राइट। प्रॉपर टाइम पे आना है, काम करते वक्त टाइम पास नहीं करना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो लाइक हमारे जो लाइव क्लासेस होते हैं उसमें भी आपको टाइम पे क्लास में आ जाना है, होमवर्क प्रॉपर करना है, टेस्ट अच्छे से देना है, रिवीजन करवाना है। इवन लाइव क्लासेस में भी हम वैसे ही कर रहे हैं अभी, राइट। आपसे जितना मतलब आपको ये फील ही नहीं हो रहा है कि आप घर पे पढ़ रहे हो या लाइव क्लास, मतलब बोलते हैं ना कि आप फेस टू फेस क्लास में जा रहे हो, तो इतने लेवल पे हम लेके आए अभी चीज़ों को, समझ रहा है। तो आपका डिसिप्लिन ही सक्सेस का एक क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है बेटा। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, डिसिप्लिन। अब आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट वापस एक बार लेक्चर अगर रिवाइंड करना है डिसिप्लिन को, पॉइंट नोट डाउन कर लेने ताकि आपको हर पॉइंट समझेगा। तो तीसरा पॉइंट क्या किया, डिसिप्लिन। 14 में से 3 पॉइंट हो गए। इमेज पे ध्यान देना बेटा। पहला पॉइंट क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन याद आएगा, ये इमेज याद करने का। फिर क्या याद आएगा तुमको, ये देखो इंसान ऐसे डर के खड़ा है, उंगली का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस सर। आपका तीसरा पॉइंट क्या है, डिसिप्लिन। 3 पॉइंट हो गए। चलो 4th पॉइंट पे जाते हैं। 4th पॉइंट क्या है, 4th पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। देखो यहाँ पे एक इमेज भी दिखेगी आपको, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। सर ये क्या होता है, चलो पहले मैं पढ़ लेता हूं फिर आपको समझाता हूं, क्योंकि यहां पे ना बच्चे गलती करते हैं। कौन से 2 पॉइंट में मैं आपको वो भी बता देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ये इमेज पढ़ के आपको कुछ तो समझ गया होगा, नहीं सर वैसे ही बताओ तो हमको समझता है। यस बेटा, ये देख यूनिटी ऑफ कमांड देखा, यस यहां पे आपको यूनिटी ऑफ कमांड का एग्जाम्पल दिख रहा है। और एक चीज बता देता हूं मैं आपको, रुको। राइट अप्रोच, रॉन्ग अप्रोच दिख रहा है कुछ तो, मतलब सर एक इन शॉर्ट बताओ। ये देख यहाँ पे एक पर्सन 3 लोगों को क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। यहाँ पे 2 लोग किसी को भी अपने हिसाब से कमांड दे रहे, तो ये लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। हाँ सर, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं XYZ चीज करो, आशीष सर बोल रहे ना तुम ये करो, प्रणीत सर बोल रहे ना तुम ये करो, पीयूष सर बता रहे हैं तुम ये करो, विनायक सर। तो अगर 4-5 फैकल्टी बच्चों को 10 तरह के दिन में 1000 तरह के सम देगा, एक बच्चा कौन से सब्जेक्ट पे फोकस कर पाएगा। तो पॉइंट इज व्हाट कि आप अगर लीडरशिप में हो ना, तो आप लोगों ने ये वाला अप्रोच सही है कि आप एक लीडर अगर सबको प्रॉपर गाइड करता है तो उन्हें पता है कि हमें इनका ही चीज फॉलो करना है, तो हम अच्छे से कर पाएंगे। सर कैसे, अभी हम पढ़ के मैं आपको समझाता हूं। देखो बेटा, पढ़ना क्या है, यहां से प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ क्या, कमांड। क्या बोला मैंने, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। चलो पढ़ते हैं। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, कि हर ऑर्गेनाइजेशन ने जो मेंबर होता है उन्होंने किससे कितनों से ऑर्डर रहना चाहिए, ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर। दिस प्रिंसिपल हेल्प इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स अमंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करता है कि मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ों को होने ही नहीं देता, या डिस्प्यूट्स हुए तो उन्हें प्रॉपर सॉल्व करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन, इससे कंफ्यूजन भी दूर हो जाता है। कैसे, ये देखो रॉन्ग अप्रोच में क्या है, कंफ्यूजन रहेगा, राइट अप्रोच समझ रहे आपको। इफ अगर अन एम्प्लॉय रिसीव कमांड फ्रॉम मोर देन वन अथॉरिटी, ये वाले केस में ही विल गेट कंफ्यूज एंड विल नॉट बी एबल टू टेक डिसीजन अबाउट हुज ऑर्डर शुड बी फॉलोड। तो इन्हें समझेगा ही नहीं कि हम किसके ऑर्डर फॉलो करें। समझ में आ रहा है कि मोर देन अगर 2-3 जगहों से उन पे अगर डिसीजन का ऐसे बोल रहे हैं ना कि यहां से ऑर्डर आ रहा है, यहां से ऑर्डर आ रहा है, तो बेचारे कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे, फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की शुड बी डिफाइंड। Each employee should know his immediate superior and what should receive order from him only। अब यहाँ पे 2 वर्ड है जिसमें आपको शायद डाउट रहेगा, सर ये हायरार्की मतलब क्या। बेटा ये देख, ये जो स्ट्रक्चर है ना उसे हायरार्की कहते हैं।
ये जो रेड वाला है क्या है, सुपीरियर है, और ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट हो गया। तो हायरार्की मतलब एक स्ट्रक्चर, एक प्रॉपर पर्सन चाहिए जिससे वो कम्युनिकेट करे बाकी के लोग, उन्हें पता है कि इनके पास ही देखना है। अब आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं, वापस कौन सा एग्जाम्पल, आपके दिमाग में ये चीज 100% बैठ जाएगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये क्या है, मेरा क्रिकेट का फील्ड है, यहाँ पे धोनी जी खड़े हैं, राइट, यहाँ पे विराट कोहली है, और आपके 11 प्लेयर किधर भी प्लॉट कर दो। अब क्या होता है, एक चीज याद रखना, विराट कोहली अगर कैप्टन है ना फिलहाल फॉर द टाइम बिंग, तो कैप्टन की तरफ हर प्लेयर को देखते रहना है, क्यों, कब क्या, किस कौन से फील्डर को कहां पे रखने वाला है। जस्ट इमेजिन कि 4 कैप्टन है, धोनी बोल रहे ऐसा करो, वीरेंद्र सहवाग बोल रहे ऐसा करो, सचिन तेंदुलकर बोल रहे ऐसा करो, तो जो बाकी के प्लेयर है ना, 7 प्लेयर 11 में से, वो कंफ्यूज हो जाएगा, साला देखना किधर है, धोनी जी के पास देखे, कोहली जी के पास देखे, तेंदुलकर सर के पास देखे, सहवाग के पास देखे, ये क्या हो गया, चाओस, कंफ्यूजन हो गया। तो ये वाला पॉइंट क्या, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या बताता है कि अगर वहां पे एक ही क्या रहा सुपीरियर, जैसे विराट कोहली का अगर मैंने कैप्टन बनाया तो भाई वही डिसीजन देंगे, तो आप इनकी तरफ देखते रहना कि वो कहां पे फील्ड चेंज करने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे क्राउड में इतना आवाज होता है ग्राउंड पे, तो आवाज नहीं पहुंचता, तो इसलिए हर प्लेयर को देखना पड़ता है कि वो कहां, कैसे, कब डिसीजन क्या होता है ना, कब अपना प्लेयर को किस पोजीशन पे रखना चाहते हैं। बेटा दिमाग में घुसा पॉइंट, समझा, यस सर, तो बोलो हाँ, हाँ सर समझ गया। चलो कितने पॉइंट हो गए, 4, यूनिटी ऑफ कमांड खत्म हो गया, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो यूनिटी ऑफ कमांड में मेरे बड़ा पॉइंट था, लेकिन समझने के लिए इजी था कि नहीं, यस। चलो आगे, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ध्यान दे बेटा, अब हम पढ़ेंगे, ओके, यस। चलो हम पढ़ना चालू करते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान, अंडरलाइन ये पूरा लिखने का बेटा, मैच द पेयर्स में है तो भी हमको आपको समझना चाहिए। देयर शुड बी वन हेड एंड व्हाट, वन प्लान, बताऊंगा सब एग्जांपल के साथ बताऊंगा, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ईच और ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय द वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान। तो यहां पे मैं बोलूं क्या सर, यहां पे कंफ्यूजन नहीं रखने का, यहां पे हर ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान दे, यूनिटी ऑफ व्हाट, डायरेक्शन, याद रखना, ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, लेकिन वन ग्रुप वन प्लान, क्या बोलोगे, वन ग्रुप वन प्लान। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन अलग है बेटा, वहां पे वन बॉस वाला अलग चीज था, ये क्या, वन ग्रुप वन प्लान। तो ये लीडर का ऑब्जेक्टिव भी सेम रहना चाहिए, इनके गोल भी सेम रहना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से चीजों को क्या कर सके, अचीव कर सके, राइट। ओके, वापस एक बार ध्यान देना, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड एंड व्हाट, वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हेड और एक ही प्लान, मतलब एक ग्रुप के लिए एक प्लान रखना। भाई 10 चीजें बोल दोगे, भले एक बंदा हजारों चीजें पे फॉलो। अभी जैसे इमेजिन आप पढ़ रहे हो, अभी उसी का लेक्चर कर रहे हो, दिमाग में इकोनॉमिक्स चल रहा है, दिमाग में अकाउंट चलेगा, दिमाग में एसपी चलेगा, तो फर्दर टाइम में आप क्या सीए चलेगा, सीएस कितनी चीजें करोगे, एक चीज पे फोकस करो, फिलहाल जो काम कर रहे हो उस पे फोकस करो। समझ में आ रहा है क्या, क्या था, ओके। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव what the same object and the group should be directed by the one manager using single plan। तो one manager, single plan, single group, याद रखना, one manager, single plan, single group, तो ये चीजें आप याद रखना, one group, ओके। प्रिंसिपल ऑफ सब, ये 5 पॉइंट हुए बेटा, यस। चलो रिवाइज कर लो, क्या 5 पॉइंट है सर, इमेज के साथ आपके दिमाग में जाने चाहिए। पहला पॉइंट क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट क्या था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जहां अथॉरिटी रहेगी वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी। तीसरा पॉइंट क्या है, डिसिप्लिन। चौथा पॉइंट क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड, राइट, की ऑर्डर कहां से जाने चाहिए बेटा, राइट अप्रोच और रॉन्ग अप्रोच। इतना भी अगर और एग्जाम में लिखते हो ना तो ये पॉइंट लिख के आना एटलीस्ट, राइट। इसमें ये लिखना है कि वन बॉस, ऐसे अपने हिसाब से ड्राइंग निकालना, ये राइट अप्रोच और रॉन्ग अप्रोच करके, यस। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन ग्रुप, वन बॉस, वन प्लान, इतना लिखोगे तो भी बहुत है। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इमेज याद रखना, क्या, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यस सर। चलो पढ़ना चालू करें। अब आपको ना एक पॉइंट बताता हूं, लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं करके, चलो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल, ये सर बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, याद कैसे रहेगा, याद ऐसे रखना है, याद पहले इसका तो पहला प्रिंसिपल याद रखना बहुत बड़ी, बोलते हैं ना कि एक दिमाग को टेंशन है, कैसे याद रखना है। क्या है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट,
किस में कन्वर्ट किया, जनरल इंटरेस्ट में। वापस एक बार बोलो, 2 पॉइंट क्या दिख रहे हैं, इंडिविजुअल इंटरेस्ट किधर है, जनरल इंटरेस्ट में। वापस एक बार बोलो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट ना, यहां पे ध्यान दे बेटा। प्रिंसिपल ऑफ क्या बोला है, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब मेन जो लाइन है ना, सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या, अब पढ़ो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंट देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे आपका पॉइंट खत्म। सर आपने इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को कम इंपॉर्टेंस देना है और ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे देना है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, राइट। आगे, व्हाइल टेकिंग डिसीजन द ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजर शुड ऑलवेज कंसीडर द इंटरेस्ट ऑफ द होल ग्रुप रादर देन द इंटरेस्ट ऑफ द सिंगल एम्प्लॉई। कि जब मैनेजर को डिसीजन लेना है तो सिंगल एम्प्लॉय को लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, आज ये प्लान चेंज कर दो, लेकिन मेजोरिटी लोग बोलते कि नहीं ये अच्छी चीज है। या फिर किसी एक बंदे को, फॉर एग्जाम्पल मेरा लाइव क्लास चल रहा है, एग्जाम्पल से आपको समझाता बेटा, मेरे क्लास में कितने बच्चे हैं, सपोज अभी 120 बच्चे हैं, 120 स्टूडेंट्स में एक बच्चा बोलता है कि सर आज ना बहुत पेट दुख रहा है, मैं क्लास को नहीं आऊंगा, तो इंपॉर्टेंट मत पढ़ाओ। बोलता हूं अच्छा आज नहीं पढ़ाऊंगा, ओके। तो ये जो 119 स्टूडेंट आए, ये क्या पागल थे क्या? मैंने आज इसका माना, कल और दूसरा बच्चा बोला सर आज मैं बीमार हूं, बहुत बुखार हो गया है, आज क्लास मत, इंपॉर्टेंट मत पढ़ाओ, मैंने आज भी टाइम पास कर लिया। तो क्या हो गया, अगर मैं ये चीज करूंगा ना ऐसे, तो बस हो गया मेरे क्लास का काम तो, और बच्चों का भी फ्यूचर खराब। तो मैंने कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए हेनरी फ्यूएल सर का? प्रिंसिपल नंबर कौन सा बेटा, याद रख, प्रिंसिपल नंबर 6, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ व्हाट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आपको यहां से यहां तक पहुंचना है, आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, किस कौन से इंटरेस्ट पे रखना है, जनरल इंटरेस्ट पे राजा। समझा? यस, ओके। आगे क्या था यहाँ पे, सिमिलरली द एम्प्लॉय शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड हिज पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी सबऑर्डिनेट। समझा क्या? अभी आपको और एम्प्लॉय पहले ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से बताया, फिर एम्प्लॉय को भी समझा कि एम्प्लॉय ने अपना पर्सनल इंटरेस्ट साइड में रखना चाहिए, पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन एवरी गेम द प्लेयर आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विनिंग द मैच एज अ टीम रादर देन इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। तो आपको समझ रहा है बेटा कि सचिन तेंदुलकर जी अपने सेंचुरीज के लिए खेलते हैं तो इंडिया कभी जीत नहीं पाते। ओके, आपने क्या करना है, एक चीज याद रखने की, उन्होंने क्या कहा एग्जांपल कि प्लेयर को मैच जिताना इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि मेरा सेंचुरी हो जाए। अगर आप टीम के लिए खेलते हो तो टीम का गोल याद रखो, इंडिविजुअल गोल ना ही इंप्लॉय के, और किसके एंगल से बोला, ऑर्गेनाइजेशन के। तो 6 पॉइंट खत्म हो गए। पहला लिखना यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आया इंप्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ व्हाट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। एक बार प्रोनाउंस करना, बोलना है, खुद से बोलना है इसको। 6 पॉइंट हो गए बेटा। देख अभी 7वां पॉइंट होगा तो तुम्हारा कितना पॉइंट खत्म हो गया, 50% आंसर खत्म हो जाएगा, और तुमको सब समझ रहा है। कौन बोलता है उसी डिफिकल्ट है, ये तो रेगुलर लेक्चर है, अच्छे से कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन जब हम प्रॉपर तरीके से सब चीजें पढ़ेंगे और पूरे साल भर में, आपको मैं वापस एक बार बताऊं क्योंकि शायद ये यूट्यूब पे आएगा, मेरे रेगुलर बच्चों को तो पता ही है, 20 डेज की क्रैश बैच जो नासिक में मैं लेता हूँ, बहुत फेमस है करके, बच्चे रुके रहते हैं और हमारा फीस अब तक हाई होता था, लेकिन अभी इसके बाद तो बहुत अलग अलग चेंजेस आने वाले। 92 मार्क्स का आईएएस लेके आते हैं। जस्ट इमेजिन 20 डेज, ना तो उन्होंने कुछ किया, मतलब पता नहीं, सब्जेक्ट कुछ हुआ भी नहीं था। आप हमारे साथ हो, 96 मार्क 98 मार्क्स लेके आएंगे। सिर्फ मैं जितना बोलता उतना करो, उसी यहां पे रहेगा आपके, राइट। चलो फोकस करो, नेक्स्ट पॉइंट क्या सर, चलो मुद्दे पे आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, क्या बोला मैंने, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सर इमेज दिखाओ ना, वो थोड़ा अच्छा रहता है। यस देखो सर, प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, सेंट्रलाइजेशन। बेटा तेरे को एक चीज बताओ, यस समझो, आपको मैं एक बताता हूं एग्जाम्पल, आप एक बात ध्यान रखना। 2 वर्ड आएंगे, एक तो आएगा सेंट्रलाइजेशन और एक आएगा डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन, पे अटेंशन। सेंट्रलाइजेशन refers to the concentration of power and authority. In some organization, this power is vested in one hand or few hands. This situation occur in small organization. But, लेकिन what? If the size of organization is large, then there is a decentralization of the power of what? Authority. तो आपको MCQs आएंगे, एक आंसर आपको लिखना है सेंट्रलाइजेशन के ऊपर से और एक आपको लिखना है डिसेंट्रलाइजेशन। जब ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्मॉल है, बेटा शांति से देखना, मतलब इतना पॉइंट भी याद रहा तो भी तुम्हारे इस पॉइंट में तुम्हें लिखते आएगा। जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल है तो मैं क्या करूंगा, सेंट्रलाइजेशन, और जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है तो क्या हो जाएगा, बिग साइज ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या डिसेंट्रलाइजेशन वहां पे यूजफुल रहेगा।
अब एग्जाम्पल से समझ लो ये क्या चीज़ है। एग्जाम्पल मैं मेरे खुद का देता हूँ। मेरे पहले सिर्फ नासिक में ब्रांच हुआ करते थे, तो नासिक में मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बोलता हूँ कि बच्चों ने फीस ना यहीं पे जमा करनी है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, क्योंकि 5 किलोमीटर अंदर मेरा एक ऑफिस रहेगा जो 2 किलोमीटर प्लेस पे रहेगा। तो बच्चों को कहा था कि आप ना एक ही पर्सन के पास फीस देने का, सबके पास फीस नहीं देने की करके। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेंट्रलाइजेशन कर दिया था, क्योंकि भाई छोटा सा प्लेस है, मतलब बोलते हैं ना कि एक सिटी में एक ही जगह क्लास है, तो बच्चों को बोला कि एक ही जगह फीस दो ना, क्यों टेंशन लेने का, भले अपने 2 ब्रांच रहे फिर भी एक जगह दे देने की फीस। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अब बेटा हम महाराष्ट्र लेवल पे है, और अगर हम महाराष्ट्र लेवल पे जहाँ पे जलगांव, मालेगांव, धुलिया, उसके बाद औरंगाबाद और अलग अलग सिटी, सोलापुर वगैरह, रत्नागिरी, तो इतने सारे सिटीज़ में अगर अपना क्लास है तो कैसे बोला कि नहीं नासिक में आके फीस देने का चलेगा नहीं, तो मैं क्या करूँगा, वैसे केस में अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग डिपार्टमेंट हेड को रख दूंगा वहाँ पे। तो ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज कर दिया मैंने पावर को। दिमाग घुसा क्या, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन इंपॉर्टेंट वर्ड क्या रहेगा, एग्जाम में क्या लिखना है बेटा, अगर तुझे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या इंपॉर्टेंट है, सेंट्रलाइजेशन इज यूजफुल, एंड जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन होगी तो क्या, डिसेंट्रलाइज इज वेरी यूजफुल। पॉइंट समझा। डिसेंट्रलाइज का एग्जाम्पल दूँ, ये रहा देखो, डिसेंट्रलाइजेशन क्या किया कि एक मेन पॉइंट था, यहाँ से क्या हो गया, अलग अलग मेन पॉइंट बनाए। देखो नागपुर में, औरंगाबाद में, सोलापुर में, मालेगांव में, फिर जलगांव में, ऐसे अलग अलग पॉइंट बना दिए मैंने मेन, और फिर वो अपने अपने पॉइंट को कवर कर रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन बेटा मुद्दा समझा क्या, होप्स तो तुम भूलोगे नहीं अभी। सेंट्रलाइजेशन फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ओके राइट, कितने पॉइंट हो गए, 7। कितने % आंसर हो गया, 50%। समझ रहा है यहां तक, इंटरेस्ट बन रहा है। यस सर, हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल, अरे 7 तो ऐसे हो गए राइट। चलो आगे बढ़ते, प्रिंसिपल नंबर 8 पे हम जाएंगे बेटा, ठीक है। यस चलो, अच्छा ये रह गया थोड़ा, चलो ये पढ़ लो क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर एंड एक्टिविटी। यस, ये डिपेंड रहेगा कि नेचर क्या है, साइज क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। और बट ऑब्वियस मैंने बता दिया कि अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो डिसेंट्रलाइजेशन इज वेरी यूजफुल, और अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो सेंट्रलाइजेशन यूजफुल है। लेकिन हर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन चलेगा ही क्या, नेचर हो सकता है उस पर भी हम डिसेंट्रलाइज कर दें, डिसेंट्रलाइजेशन कर दें, समझा। लेकिन तुझे मुद्दा ऊपर जो ने बताया उतना ही था। ओके चलो, अब ना इसके बाद बहुत सिंपल पॉइंट आने लगेंगे, एकदम शांति से पॉइंट, आपका चैप्टर मतलब ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। पे अटेंशन बेटा। प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, रेम्यूनरेशन। क्या बोला है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। तो एग्जाम में ये पॉइंट लिखने बहुत जरूरी है। मेन हेडिंग लिखने का प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, उसके अंदर सब पॉइंट हमें लिखने हैं कुछ। पे अटेंशन। appropriate remuneration to staff or employee is the principle to keep them satisfied financially as well as retain them for long time within the organization। आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम कर रहा है, रेम्यूनरेशन की बात है ना, पे अटेंशन, ये देखो स्क्रीन पे, और वो बंदा आपको 50,000 कमा के दे रहा है, कितना, 50,000, और आप उसे 2,000 दे रहे हो। अरे उसको भी तो समझता है, उसकी भी तो फैमिली है, उसके भी तो ड्रीम्स है, उसको कुछ पैसा चाहिए कि नहीं। अरे वो आपको 50,000 कमा के दे रहा है, एटलीस्ट 10,000 तो दो कम से कम। तो अगर आपने 2-2 हज़ार दिए और कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उसको देख रहा है ना कि ये बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा अच्छा नहीं मिल रहा है, वो उन्हें बुला लेंगे। इंप्लॉय टर्नओवर कहते हैं ऐसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन लोग छोड़ के जाने लगेंगे, इंप्लॉयज टिकेंगे नहीं। तो हेनरी फ्यूल सर ने 8वां प्रिंसिपल क्या दिया, रेम्यूनरेशन। आप उन्हें अच्छा रेम्यूनरेशन दीजिए, पैसा दीजिए, ताकि वो लोग क्या वहां पे सेटिस्फाई रहे और वहां पे लॉन्ग टर्म टिके रहे। और क्या चाहिए, सुकून है ना, वो अच्छे से काम कर रहा है, मालिक उन्हें अच्छा पगार दे रहे हैं। तो इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल बेटा, याद रहा, सिंपल है ना, क्या, प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, रेम्यूनरेशन। यस, ध्यान दो। Okay, the remuneration should be fixed by taking into consideration the skill, then after expertise, knowledge, tenure, cost of living, market trend, profitability of the organization, etc. तो ये चीज़ ये बहुत ज़रूरी है। ऊपर एक पॉइंट रहेगा ताकि फेयर रेम्यूनरेशन अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी। यस, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैंने कहा ना कि अच्छा रेम्यूनरेशन होगा तो उतना बंदा दिल से काम करेगा, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा और इफिशियंसी भी बढ़ेगी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था सर, नेक्स्ट पॉइंट ये था कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन मतलब उस एम्प्लॉय के स्किल से उसका पेमेंट डिसाइड करो। आपके ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट भी देखो, तो ये सारी चीजें कंसीडर करना। अगर वो बहुत स्किलफुल है, 5,000 ज्यादा गया चलेगा, लेकिन वो एम्प्लॉय को टिका के रखो, आपके पास वो रहे, ये उसका केयर करो।
क्योंकि एम्प्लॉयज असेट होते हैं, उन्हें छोड़ना मतलब बहुत, बोलते हैं ना कि आपने दिमाग वाला काम तो बिल्कुल नहीं किया है, राइट। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो कितने प्रिंसिपल हो गए? 8। अब जाते हैं हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? स्केलर चेन। सर स्केलर नाम ही डरावना लग रहा है, याद रहेगा क्या? डेफिनेटली याद रहेगा बेटा। क्या अपन पहले हम एग्जाम्पल पे जाते हैं ना, हमको क्या सीधा उन्होंने क्या लिखा उससे क्या करना, एग्जाम्पल समझा तो सब अच्छा हो गया। सिर्फ अपने यहां पे अच्छा दिमाग रखना, गलत सोच मत लेके आना, राइट। भावना समझ लगा इन्ना। पे अटेंशन बेटा, ए बंदे को ना एफ बंदे से बात करनी है, ए को एफ से बात करनी है, राइट। तो क्या होता था, ए बी को मैसेज देगा, बी सी को देगा, सी डी को बताएंगे, डी ई को बताएंगे और ई एफ को बताएंगे। वो बोलता है खाना खाया, ए ने पूछा खाना खाया, एफ बोलेगा हाँ, तो ए को नहीं बोलेगा, ए को बोलेगा, डी को बोलेगा, सी को बोलेगा, बी को बोलेगा, फिर ए पे जाएगा। बेटा टाइम कंज्यूमिंग है क्या? यस सर। तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता ना? यस सर। तो ये चीज को ऐसे कुछ सीधा, मतलब ये अगर इससे कम्युनिकेट करता तो सही होता ना? हाँ सर। जैसे इमेजिन एम को एफ से बात करनी है तो ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे चेन आएगा, चलेगा क्या? नहीं, वो सीधा अगर इससे बात कर ले तो इट इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। क्या? गैंग प्लैंक। ये रूल अलग है, स्केलर चेन अलग है। ये दो वर्ड है बेटा, एक स्केलर चेन, एक ये। तो दो वर्ड एग्जाम में अपने को लिखने हैं, एक होगा टाइम कंज्यूमिंग, एक होगा टाइम सेविंग, बराबर। अब हम पढ़ते हैं और अब समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? स्केलर चेन। पे अटेंशन। स्केलर, अरे अच्छा दिख नहीं रहा सर, जूम करो। ओके बेटा चलो जूम करता हूं मैं, जूम जूम। स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। हायरार्की मैंने समझा था ना, एक स्ट्रक्चर। टॉप लेवल टू लोअर लेवल मतलब बॉटम लेवल। टॉप लेवल मतलब दिस इज टॉप लेवल ए वाला, एंड दिस इज बॉटम लेवल पी और एफ तक, राइट। यस सर। ओके, दिस हेल्प टू एंश्योर ओवर क्या ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ये एक इंश्योर करता है कि भाई प्रॉपर वे से कम्युनिकेशन हो रहा है, ऐसे उनका कहना है। ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू फ्रेम लार्ज स्केलर चेन विच इज टाइम कंज्यूमिंग। तो स्केलर चेन क्या थी जो ट्रेडिशनली, वो क्या थी? टाइम कंज्यूमिंग थी। कौन सी चेन? एससी स्केलर चेन, जो क्या था? टाइम कंज्यूमिंग था। आगे, फॉर एग्जाम्पल जनरल मैनेजर इन्फॉर्म द डिसीजन टू रिस्पेक्टिव फंक्शनल मैनेजर। तो जनरल मैनेजर फंक्शनल मैनेजर को बताता था, देन फंक्शनल मैनेजर विल पास इट टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर विल इन्फॉर्म टू फोरमैन एंड so on, ordering to level of authority. For avoiding this larger chain and takes speedy decision across the communication, direct communication is followed by various organization which is known as was gangplank. गैंगप्लैंक बेटा याद रख, अब यहाँ पे ध्यान दे कि पहले जो हमने बताया ना, ए से लेके एफ तक जाने के लिए ऐसे जाता पड़ता था और ऐसे ऊपर आता था मैसेज, ये स्केलर चेन था। क्या था? स्केलर चेन था। जो अच्छा था क्या? बिल्कुल नहीं था। तो ये जो कम्युनिकेशन हुआ ना, इसने इससे बात कर ली, एन ने सी से डायरेक्ट बात की, एफ ने पी से डायरेक्ट बात की, तो इसे क्या कहते हैं? गैंगप्लैंक कहते हैं बेटा। ये देखो यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान देना, एक आता गैंगप्लैंक और एक आता स्केलर चेन। तो अगर मैं सीधा ई ने एम से बात की तो ये क्या हो गया? गैंगप्लैंक, विच इज व्हाट? नॉट टाइम कंज्यूमिंग। और ये क्या था? ये से ऐसे जो फॉर्म हो रहा था, ये क्या था? स्केलर चेन, विच इज टाइम कंज्यूमिंग। तो मॉडर्न क्या है? गैंगप्लैंक। खत्म हुआ? हाँ सर। लेकिन अभी तक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें जो आपको ध्यान देनी है, जो इंटरव्यू में पूछी जाएगी तो आपको आंसर करना है, और बहुत सिंपल है। गैंगप्लैंक मतलब क्या? ये वाली बात कि सर डी डायरेक्ट किससे बात कर रहा है? जी से। और स्केलर चेन क्या था? ए बी से, बी सी से, सी डी से, ऐसे होने वाला। जो गलत था, टाइम कंज्यूमिंग था, हम वो नहीं कर रहे, हम सीधा बात कर रहे। लेकिन क्या उसके लिए परमिशन की जरूरत है क्या? बेटा ये ध्यान देखो, आपने क्या लिखा है? फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रॉपर परमिशन ऑफ अथॉरिटी इज नेसेसरी। आपको अलाउड है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ेगी। समझा बेटा चैप्टर? स्केलर चेन टाइम कंज्यूमिंग है, गैंगप्लैंक क्या है? अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी तुझे। आपका पॉइंट खत्म हो गया? यस सर। तो देखो एक बार आप पढ़ के आपको समझता है क्या? ये पॉइंट आप पढ़ लो, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। इन द अबो डायग्राम प्रॉपर हायरार्की बट अवॉइड डिले। क्या प्रॉपर हायरार्की है? वो गलत नहीं है, वो प्रॉपर है, लेकिन क्या हमको क्या करना है? अगर इमरजेंसी सिचुएशन में हमको क्या करना है? टाइम अगर हो रहा है
डिले अगर हो रहा है चीज़ों को और हमको डिसीजन क्विक लेने हैं तो ऐसे ही चेंज करेंगे, चाहे जाएगा तो चलेगा क्या? नहीं, देयर विल बी व्हाट, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इट इज टर्म्ड व्हाट, गैंग प्लैंक। तो इमरजेंसी में डिले को हटाने को आपको अगर करना है सीधा कम्युनिकेट यहाँ से लेके दूसरे बंदे से सीधा, तो आप क्या यूज कर सकते हो? गैंग प्लैंक। ओके, आगे समझा? 4 ही पॉइंट रहते। आपने यहां तक पेशेंस बनाया है तो अगले 4-5 पॉइंट में पेशेंस बनाए रखिए। हमारा चैप्टर डन हो रहा है और बहुत बड़ी अचीवमेंट हम करने जा रहे हैं। तो ये नॉलेज आज जिंदगी में हमने बहुत कुछ अच्छा अचीव किया है, राइट? 4 मतलब बहुत ज्ञान की बातें सीखी है। 9 प्रिंसिपल जो बंदे ने अपना जिंदगी दाव मतलब खत्म कर दिया ढूंढने में, हम सिंपल से पढ़ रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं, घर में आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, राइट? स्क्रीन पे। यस सर, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ये देख के क्या याद आता है बेटा? ऑर्डर। पहली चीज मैंने बच्चों को पूछा है, बहुत अपने क्लास लिए ना तो ऐसे ही करते हैं। पहला ऑर्डर मैंने पूछता हूँ ना, बच्चे से बोलते हैं ऑर्डर मतलब भजी का ऑर्डर ना, शिव भाजी ऑर्डर, मिसल पाव ऑर्डर। वैसा ऑर्डर है क्या? नहीं। जज साहब का ऑर्डर है क्या? नहीं। ऑर्डर मतलब क्या कि आप सही चीज़ें सही प्लेस पे सही जगह पे रखो करके। क्या बोला मैंने? कि आपका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए चीज़ों का। मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ, राइट? मुझे जाता है ना, मुझे सपोज पढ़ना है, कुछ हिस्टोरिकल बुक्स पढ़ने हैं, तो लाइब्रेरी ये नहीं कहेगा ढूंढ लो ना, पूरा लाइब्रेरी तुम्हारे सामने पड़ा है। हाँ, वो कहेगा सर वो ना ये 3 नंबर के कॉलम में जाना, यहाँ पे आपको ना ये बुक मिल जाएंगे इस वाले। मैं बोलता हूँ मुझे ना क्या करना है पता है? मुझे ना ऐसे इमेजिनेशन वाले बुक्स पढ़ने हैं जहाँ पे ना लव स्टोरीज पढ़नी है, लव स्टोरीज। तो क्या बोलेंगे कि सर ये वाला कॉलम है लव स्टोरी का, इधर देखना आपको सारी लव स्टोरीज मिल जाएंगे। प्रॉपर तरीके से मैनेज है ना, तो टाइम कितना से हो गया। जस्ट इमेजिन कहीं पे भी कौन सी बुक होती तो मुझे ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता। तो ये लाइब्रेरियन कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है? कौन सा प्रिंसिपल बेटा? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब पढ़ते हैं, देखो। दिस principle is based on a place for everything and what? Everything in its place. अरे क्या बोला सर? ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। A place for everything and everything in its place. Human resource and material should be in the right place at right time for the maximum efficiency. Human resource should be placed at the right place and on the right job. The principal focus on the proper utilization of physical and human resources. कि सही बंदा सही जगह पे होना बहुत जरूरी है। सर आपने बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर सुना है क्या? अभी एकदम अच्छे से आपको ये कंसेप्ट बता देता मैं। विराट कोहली अगर ओपनिंग उतरते या रोहित शर्मा अगर ओपनिंग पे आते हैं या विराट कोहली 1 डाउन पे आते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा? प्रॉपर बैटिंग ऑर्डर से है ना। ये क्यों? क्योंकि सही पर्सन को सही जगह जाना बहुत जरूरी है, तो ही आपको ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल वो गोल अचीव कर पाओगे। आपकी चीजें अब अच्छा, आपको मैं एक एग्जांपल देता। डॉक्टर को कभी देखा ऑपरेशन करते वक्त? सर क्या मजाक कर रहे हो? कबीर सिंह देखा है क्या? कबीर सिंह, एक सीन याद आएगा कबीर सिंह में आपको कि वो बहुत ना ऐसे नशे में होता है लेकिन फिर भी ऑपरेशन प्रॉपर करता है। और आपको एक चीज बताओ, बहुत ज्यादा ना डिपेंड होता है कि उन्होंने उनके जो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट होते हैं वो कैसे रखे हुए हैं। ऑपरेशन अगर किया जा रहा है तो नर्सेज जो होते हैं पीछे, जो उनके सपोर्ट स्टाफ रहता है, वो उन्हें प्रॉपर चीजें देते रहते हैं। मतलब डॉक्टर का पूरा कंसंट्रेशन उस बॉडी में रहता है, लेकिन वो नर्स बोलते ना कि इक्विपमेंट हो, ये प्रॉपर ऑर्डर से रखा है। जैसे इमेजिन एक चीज बाहरी भूल के आए वो, अरे रे रह गया सर, लेने जाते हो, लग गई पेशेंट की, तो समझा। इसीलिए ये प्रिंसिपल बहुत ही जरूरी है। मतलब आप, मैंने देखो 3-4 अलग अलग एग्जाम्पल लिए, लेकिन हर जगह ये प्रिंसिपल सेट होता है। इवन आपकी पढ़ाई में भी एग्जाम के 1 दिन पहले हॉल टिकट ढूंढ रहे, पेन का है, पेंसिल का, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं रखी चीजें। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बेटा। समझा आपको? यस सर। चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? इक्विटी। इससे तो बहुत ही नया नॉलेज मिलने वाला है आपको आज ये पढ़ के, ध्यान देना। प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? इक्विटी। इक्वालिटी इट डजंट मीन इक्विटी। क्या सीखा आज आपने? इक्वालिटी डजंट मीन व्हाट? इक्विटी। क्या बोल रहे हो सर? सर ये देखो, मैंने कहा कि सबको इक्वल 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 बोलते, ठीक है बेटा, इसके लिए भी इतना ही इक्वल इक्वल इक्वल। लेकिन राजा इसकी अगर हाइट छोटी है, आपने देखो इसने तो आराम से फल खा लिया, इसको थोड़ा मेहनत करा, ये तो पहुंच ही नहीं पाएगा तीसरा बंदा। इक्वलिटी डजंट मीन इक्विटी। आप उनके हिसाब से उनको क्या करो? चीजें प्रोवाइड करो। सर समझ रहा है क्या ये वाली बात? आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा क्या? अब हम जाते हैं पढ़ने को। प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? इक्विटी। मैनेजमेंट, क्या बोला उन्होंने? देखो, मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स।
मैनेजमेंट ने फेयर और फ्रेंडली होना चाहिए, सबऑर्डिनेट मतलब अपने से नीचे वाले जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ। व्हाइल डिवाइडिंग द वर्क डेलीगेटिंग द अथॉरिटी, डिवाइड काम, जब को आप काम को डिवाइड करते हो, डेलीगेट द अथॉरिटी मतलब किसी को अपना काम सौंपते हो, डिसाइडिंग द मॉनेटरी टर्म जब किसी के साथ उनका सैलरी फिक्स करते हो, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी बातें। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या, भेदभाव नहीं होना चाहिए। It is also suggested that the remuneration should not depend on the what department but at the level of which subordinates are working. The employees working on the same level but different department should be paid same wages, कि वो same level पे काम कर रहे हैं और भले अलग अलग डिपार्टमेंट में, लेकिन मेहनत उतना है तो उनको रेम्यूनरेशन तो भी सेम दो। आप बोलोगे नहीं ये बहुत ना अच्छा डिपार्टमेंट, ये बड़े साहब का डिपार्टमेंट है, इसमें काम करेंगे 50,000 इनको, ये छोटे साहब का डिपार्टमेंट है, वो उधर इतना कुछ मेहनत नहीं है, 20,000 दो। अरे लेकिन सर काम तो सेम कर रहे हैं, वो 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, ये भी 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, वो जितना दिमाग लगा रहे वो भी उतना दिमाग लगा रहे, तो डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। समझ में आ रहा है? ओके, तो पॉइंट समझ रहा है ना, और मैंने एग्जांपल तो बता ही दिया करके। द इक्विटी विल हेल्प इन अवॉइडिंग व्हाट कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो इन अगर इक्विटी रही ना प्रॉपर तरीके से, उनको उनके लेवल के हिसाब से अगर सब चीजें दी ना, तो ये क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े नहीं होंगे, सबको पता है कि हमको सही मिल रहा है करके। समझ रहा है? इक्विटी समझा क्या बेटा? प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? इक्विटी। बोलो प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? इक्विटी। एक बार देख लो तो दिमाग में जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? इक्विटी। समझा? पक्का समझ रहा है ना आपको? ये प्रिंसिपल जरूरी है, हर जगह यूज करना है। आप पढ़ाई से लेके आप कुछ भी करो, आप कोई भी करियर करो, ये 14 प्रिंसिपल अगर आपके साथ है तो आपका सक्सेस होने के चांसेस, आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं सर। तो ओके, पेशेंस रखना। लास्ट कुछ ही मिनटों में अपना चैप्टर खत्म हो रहा है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, अभी एकदम सिंपल और इजी। चलो ध्यान देते हो। प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। क्या? प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय द मैनेजमेंट शुड अश्योर देम अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और जॉब सिक्योरिटी। अब स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मतलब क्या? सुनो, ध्यान दो, आपको सब समझेगा। पे अटेंशन। अच्छी थोड़ी सी स्माइल आई ना चेहरे पे। सर ये क्या है, लात मारी जा रही है किसी एम्प्लॉय को और बाहर निकाल दिया जा रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन से। आज मैं जहां काम करता हूं मुझे यही नहीं पता कि मैं वहां पे कितने दिन रहने वाला हूं या कितने महीने रहने वाला हूं या मेरा फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं है। मैं क्यों उस ऑर्गेनाइजेशन में दिल लगा के काम करूंगा? और वही अगर मुझे पता चलता कि परमानेंट एम्प्लॉय हूं मैं वहां पे, मुझे जॉब सिक्योरिटी है, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, मुझे हर जगह से सपोर्ट मिलता है, तो मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में दिल से काम करूंगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर समझा क्या बेटा? कि वो टेन्योर मतलब पीरियड, कि अगर मुझे पता है ना कि मुझे 10-15 साल तक इस ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरीके से परमानेंट कर दिया या पूरी तरीके से रखा जाएगा, मुझे कुछ भी टेंशन नहीं है, तो मेरा बाकी का टेंशन निकल जाएगा, मैं सिर्फ फोकस करूंगा मेरे काम पे। लेकिन मुझे टेंशन है, मेरा कॉम्पिटिटर आया ना, उसके पास मेरा सब्जेक्ट चला जाएगा एज ए टीचर, अब मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? हो सकता है मेरे पास तो इनसिक्योरिटी बनी रहेगी। तो कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। तो इससे मैं क्या हो गया, मेरा फोकस काम को छोड़ के बाकी चीजों पे ही ज्यादा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इसीलिए आपको समझना जरूरी है सर, कि इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके वर्कर को बाकी अननेसेसरी चीजों पे उनका बोलते हैं ना कि माइंड डाइवर्ट मत होने दो, उनको सिर्फ काम पे फोकस करो। उन्हें बताओ कि तुम्हारा जॉब सिक्योर है, तुम्हारा ये टेन्योर है, इतने तक तुम रहने ही वाले हो। इट इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सीन ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग्स द एम्प्लॉय। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का उन्हें बोलते हैं कि ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हम यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं, ये अपनेपन का वो बोलता है ना, बिलोंगिंगनेस, अपनेपन का वहां पे उनमें एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय एडवर्सली, वेयर एज जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइज द एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। अगर इनसिक्योरिटी है तो उनके काम में उतना दम या उतना क्वालिटी नहीं रहेगा जितना होना चाहिए। एंड दूसरी बात, अगर आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, जॉब सिक्योरिटी, तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो कम होना मतलब क्या, कि एम्प्लॉय मतलब ना कि जॉब छोड़ के जाना, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना, ये चीज कम हो जाती है। बेटा समझा? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर प्रिंसिपल सिंपल ही है। आपको एट ए टाइम लेक्चर देख रहे हो इसलिए सब कैसे याद रहेगा, एक एक पॉज करके देखने का, रिमेंबर करने का, पूरा 14 के 14 प्रिंसिपल आपके लर्न हो जाएंगे। राइट, चलो मुद्दे पे आते हैं।
लास्ट पॉइंट खत्म करते, 2 पॉइंट है। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, क्या बोला? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव रेफर्स टू वॉलंटियर टू डू वर्क इन इनोवेटिव वे। द फ्रीडम टू थिंक एंड वॉट वर्क ऑन न्यू आइडिया encourage employee to take initiative while working on given task. This initiative should be welcomed by manager, including what thorough discussion in those new ideas. ये लाइन में पहले समझाता हूँ, पूरा पॉइंट समझाना है लेकिन ये समझ लो। This working on this this initiative should be welcome, करना चाहिए इनिशिएटिव को, क्या? वेलकम। मैं आपको अभी एक एग्जांपल बताता और लास्ट पढ़ लेता। इट इज ऑल्सो हेल्प क्रिएटिंग द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। लेकिन चलो अभी अब जब तक एग्जांपल समझते हैं तब तक बाकी चीज़ें दिमाग में घुसती नहीं, तो पे अटेंशन। ये क्या कर रहे हैं? इनिशिएटिव ले रहे हैं। आपको गब्बर मूवी देखा है क्या आपने? गब्बर इज बैक, अक्षय कुमार का है ना वो? हाँ राइट, मैं सही हूँ ना? हाँ सर। उधर ना हम ना सुनील ग्रोवर, कपिल शर्मा वाला, वो ना उन्होंने हवलदार का रोल किया है। तो गब्बर किसी को नहीं मिलता रहता, लेकिन वो सुनील ग्रोवर हवलदार होता है ना, और वो जो बड़े बड़े ऑफिसर है ना, उन्हें ढूंढने का ट्राई करते हैं, उन्हें मिलते ही नहीं है, वो ट्रेसिंग ही नहीं होते। तो सुनील ग्रोवर जाते बोलते कि मैं बोलता एक चटनी लेके आ, लाल चटनी, सॉरी समोसा लेके आ चटनी के साथ सॉरी क्या बोला? समोसा लेके आ चटनी के साथ। वो वापस जाता है दूसरी बार, सर मुझे पता है, मैं बोलूँ नहीं समोसा लेके आ। तो वो टॉप लेवल ऑफ जो बड़े लोग रहते हैं ना, वो उस सुनील ग्रोवर की बात सुनते ही नहीं। वो क्या ले रहा था? इनिशिएटिव ले रहा था। वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट निकाल रहा था। गब्बर की इंफॉर्मेशन उसके पास थी, लेकिन जो मैनेजर थे शुड बी लिसन ना, सुनना चाहिए था, सुना क्या नहीं। लेकिन एक बड़े साहब आते हैं, उनसे भी बड़े लेवल के, और जब वो आते हैं वापस सुनील ग्रोवर बोलता है सर मुझे पता है। वो जो मोटे मोटे लोगों ने बोलता है जो समोसा ला, वो बोलता है रुको, यस आओ, क्या है तुम्हारे पास बताओ। और फिर सुनील ग्रोवर सारे फाइल्स बताता है, और वो जो बड़े लोग होते हैं ना, उनके बाद ऐसे देखते रख जाते हैं आंखें फाड़ के। पॉइंट इज व्हाट, जो इनिशिएटिव लेते हैं ना, उन्हें कभी भी डिस्करेज मत करना। उनको एक तो आप उनका सुन लो, उनकी बातें समझ लो, हो सकता है उनके आइडियाज से तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का भला हो जाए। अगर तुम उन्हें डिस्करेज करोगे तो नेक्स्ट टाइम वो कोई आइडिया आपको बताएंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है सर? यस सर। तो आपको ये पॉइंट अब पढ़ के अब तो समझा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी इनिशिएटिव ले रहा है तो आप उन्हें अप्रिशिएट करिए, उन्हें क्या करिए? डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए करके सर। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द कॉप। ये प्रोनाउंसिएशन का बहुत ही सही विषय हो जाता है बहुत सारे बच्चों के साथ। चलो बोलो तो एक बार, क्या? प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द कॉप। स्प्राइट नहीं, वो क्या है? स्पिरिट द कॉप मतलब क्या? टीम वर्क कॉप्स। प्रिंसिपल स्पिरिट द कॉप्स मतलब क्या? टीम वर्क। व्हाट इज टीम वर्क? टीम वर्क मेक ड्रीम वर्क। यस सर। जब आप टीम में रहोगे ना, तो ही आपका ड्रीम वर्क क्या होगा? बनेगा। जब आप टीम में रहोगे ना, तो ये बड़ी मछली क्या हो जाएगी? देखो छोटी छोटी मछलियां साथ में आई, डर गई ना ये बड़ी मछली। पे अटेंशन, ये क्या है? इनका टीम वर्क है। तो इतना टीम वर्क का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाते, और जो नहीं समझ पाते उनका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चल पाता। समझ में आ रहा है क्या? यस। चलो पढ़ते हैं। लास्ट प्रिंसिपल है, तो मैं चाहूंगा आप अपना फोकस उसी इंटेंसिटी से आप ध्यान दीजिए जिस इंटेंसिटी से आपने लेक्चर देखना स्टार्ट किया था। यस चलो। हेनरी फ्यूल हैज गिवन एम्फेसिस ऑन टीम वर्क। स्पिरिट द कॉप मीन्स यूनियन इज व्हाट? स्ट्रेंथ। आपकी एकात्मता ही बोलते हैं ना कि यूनियन ही आपका स्ट्रेंथ है। बचपन में हमने सुनी थी एक कहानी कि एक लकड़ी टूटना बहुत आसान होता है। यस, हमको तो बचपन से बहुत बार सुनाई गई होती है, और पूरा बंच ऑफ लकड़ी तोड़ना मुश्किल हो जाता है। क्या? यूनिटी एंड स्ट्रेंथ, ऐसे एग्जांपल दिया करता था करके। रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रुप एक्टिविटी। यस, एक बंदे का काम नहीं, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो ग्रुप एक्टिविटी रहेगी। एंड ह्यूमन रिसोर्स लगते हैं आर वैल्यूएबल असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जितने भी ह्यूमंस है वो क्या है? वैल्यूएबल असेट्स है किसके? ऑर्गेनाइजेशन के। इफ ऑल एम्प्लॉय वर्किंग एज अ यूनियन एंड विथ म्यूचुअल ट्रस्ट द क्या डिफिकल्टीज कैन सॉल्व क्विकली। अगर सब साथ में मिलकर काम करें तो सारे प्रॉब्लम छूट सकते हैं। देयरफॉर एज अ लीडर मैनेजर शुड क्रिएट स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग एम्प्लॉय टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली। तो मैनेजर का ये काम है कि वो टीम वर्क बोलते हैं ना कि स्पिरिट एक क्रिएट करे। आपको एक एग्जांपल देता, शायद आपको याद नहीं आएगा एग्जांपल, या आपको समझेगा ही आप लोगों को। आपने अगर सचिन मूवी भी देखा रहेगा ना तो भी आपको क्लिक हो जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा तो भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन आपको समझेगा। क्रिकेट का एग्जांपल है। सचिन तेंदुलकर जी, मतलब आई थिंक सो ये 2007 के पहले की बात है, वर्ल्ड कप था। ग्रेग चैपल ना तब कोच थे इंडियन टीम के, गांगुली वगैरह भी हुआ करते थे। उन्होंने टीम में ना डिवीजन कर दिया था। मतलब हर प्लेयर ना, शायद एक बोलते ना इनसिक्योरिटी थी टीम में, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, टीम वर्क से टीम नहीं खेली। तो बांग्लादेश से हार के हम ना मतलब क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए थे।
मतलब क्वार्टर्स तक शायद पहुंचे थे कि नहीं क्या पता, लेकिन इतनी बुरी तरह से हम हारे थे ना उस वर्ल्ड कप में, इतना लोगों ने गालियां दी थी। आप कभी तो अभी देखा होगा सचिन मूवी तो आपको याद आएगा, नहीं देखा रहेगा तो जब देखोगे तब आपको मेरा पॉइंट याद आएगा। जब टीम वर्क नहीं होता ना, कहीं पे टीम स्पिरिट नहीं होती ना, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम नहीं करता। वही 2011 में जब धोनी जी ने वर्ल्ड कप जीता, तब जो हमारे कोच थे ना, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रॉपर टीम वर्क लाया। एक अच्छा एक एंथुसियाज्म था टीम में, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन था, एक बोलते हैं ना लीडरशिप क्वालिटी, ये सब चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? टीम वर्क। अगर टीम वर्क है तो आपका ड्रीम वर्क डेफिनेटली आप हासिल कर लोगे आगे। तो बस खत्म हो गए 14 प्रिंसिपल। अब क्या है? द अबो प्रिंसिपल्स, the above principle of Henry Fayol are very useful to manage the organization efficiently and work effectively. These are also supportive to functional of management. तो functional of management को भी help करता है. These principles are very logical and therefore are applicable to modern management era. कि ये principle बहुत ही important है, इसलिए modern management era को भी applicable होते हैं and so on. Right? तो अभी ओके यहाँ पे दिया, अभी देखो, डिस्कस एग्जाम्पल योर गेम लाइक क्रिकेट, फेवरेट गेम लाइक क्रिकेट, यू विल फाइंड ईच एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन द फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टेक हेल्प ऑफ योर टीचर। या जैसे मैंने आपको बता भी दिया कि, और मेजोरिटी मैंने क्रिकेट के एग्जाम्पल ही दिए, अलग अलग एग्जाम्पल भी आप में पूरा क्रिकेट लो, आप मुझे मेरे क्लास की बात बताओ, आप कोई बिजनेस की बात लेके आओ, आप कुछ भी बोलो, मैं 14 के 14 प्रिंसिपल वहाँ पे अप्लाई करके दिखा सकता हूँ। राइट सर? तो आपके 14 प्रिंसिपल मैंने खत्म कर दिए। देखो अब तक जिनको ये बहुत बड़ी चीज लगती होगी ना, सर इतने सारे पेजेस, अब इजी लग रहा है कि नहीं? कितने प्रिंसिपल थे सर? 14। चलो एक मुझे बात बताओ, पहला क्या था? चलो स्क्रीन पे देख के फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ये पॉइंट क्या था? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी हमेशा किसके साथ चलेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। फिर क्या था? डिसिप्लिन, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। फिर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वन बॉस होना चाहिए और उसके डिसीजन मेनी इंप्लॉय को गए चलेंगे, लेकिन मेनी बॉस इंप्लॉय अगर एक रहा तो नहीं चलेगा करके, तो राइट अप्रोच, रॉन्ग अप्रोच। फिर क्या था? प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? डायरेक्शन। राइट? यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया। फिर आपने देखा क्या? सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे कम ध्यान देना है, जनरल पे ज्यादा ध्यान देना है करके, लोगों पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के एंगल से था। फिर क्या है? सेंट्रलाइजेशन। ओके, फिर क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का यूजफुल था स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। यस बेटा। फिर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। राइट ना? अच्छा रेम्यूनरेशन दो, लोग वहां पे टिकेंगे। फिर क्या है? स्कैलर चेन। स्कैलर चेन अच्छी बात है, हायरार्की, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। इमरजेंसी केस में हम क्या करते हैं? गैंग प्लैंक। राइट? तो हम क्रॉस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर परमिशन के साथ। फिर क्या है? ऑर्डर, सही चीज सही प्लेस पे होनी चाहिए। फिर क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। समझ रहा ना? इक्वलिटी एंड इक्विटी, मैंने फर्क तो समझा ही दिया आपको करके, ये देखो, ठीक है, बाद में बता दूं, मतलब ऑलरेडी हो गया ये चीज। ओके चलो, फिर ये होने के बाद आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या था सर? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। याद आया ना? स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? टेन्योर। लोगों को अगर जॉब सिक्योरिटी रहेगी तो टेंशन नहीं। फिर क्या था? इनिशिएटिव लिया, उन्हें सपोर्ट करो। इनिशिएटिव के बाद क्या था? टीम वर्क था। 14 प्रिंसिपल डन। जय हिंद, जय भारत। खत्म अपना लेक्चर। यस सर, तो ये 14 प्रिंसिपल थे। होप सो दोस्तों ये रेगुलर लेक्चर था, इसलिए हमने इतने शांति से किया। राइट? अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमारा रेगुलर कोर्स भी अवेलेबल है, आप परचेस कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है। 12,500 का कोर्स जो आपको हम बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे दे रहे हैं, तो आप लीजिए, इस लॉकडाउन में फ़ायदा उठाए, अपनी पढ़ाई मत रुकने दीजिए, और पूरे साल भर टेस्ट सीरीज के साथ सारी चीज़ें कैसे करना है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।